चलिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग हाइड्रोकार्बन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? हाइड्रोकार्बन चैप्टर। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th को समझने के लिए। इस चैप्टर को आप मार्क्स के लिए मत पढ़िए, इस चैप्टर को आप सीखने के इंटेंशन से पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले बात आता है हाइड्रोकार्बन्स है क्या। तो हाइड्रोकार्बन का ये मतलब नहीं है कि हाइड्रोकार्बन सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, ऐसा नहीं है। हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन से तो बने होते ही हैं, परंतु कार्बन और हाइड्रोजन के अलावे भी कुछ एलिमेंट्स उसमें हो सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, सल्फर। इस तरह के एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वैसे एटम भी हाइड्रोकार्बन में पाए जा सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है सर? तो वैसा कंपाउंड जो मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, पर उसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एलिफेटिक, एरोमेटिक भी होते हैं। तो सबसे पहले हम एल्केन के बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चों, एल्केन क्या होता है ये सब आप जानते हैं, तो थोड़ा इसको तेज चलेंगे। एल्केन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड अगर हो तो उसको एल्केन कहते हैं। ठीक है। और डबल बॉन्ड अगर हो जाए तो उसको एल्कीन कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड अगर हो जाए तो उसको एल्काइन कहते हैं। तो यहां पर एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन का दूसरा नाम ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। एल्केन को हम और किस नाम से जानते हैं? पैराफिन्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पैराफिन्स 2 शब्दों के मिलने से बना है, पारा प्लस एफिनिटी। और पारा का मतलब होता है लिटिल या लेस, और एफिनिटी का मतलब होता है रिएक्टिविटी। यानी एल्केन जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और इसीलिए वो कम रिएक्शन करते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, जनरली ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। इसीलिए एल्केन का दूसरा नाम पैराफिन्स भी होता है। ठीक है। तो कोई पूछेगा एल्केन का दूसरा नाम क्या है, तो पैराफिन्स है। क्यों? क्योंकि ये लेस स्टेबल लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है बच्चों। अब एल्केन का जनरल फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट होता है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहां n का मतलब है कार्बन की संख्या। n का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और देखो एल्केन में जो कार्बन होते हैं वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से बंधे होते हैं, और जो कार्बन सिंगल बॉन्ड से बंधे होते हैं उन कार्बन को हम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहते हैं। सिंगल बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, सिंगल बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड अगर है तो हम कहेंगे कि उसमें s का जो कैरेक्टर है वो 25% है, और p का जो कंट्रीब्यूशन है, p का जो कैरेक्टर है वो 75% है। ये वाला बात नहीं समझ में आया सर? तो देखो मैं कह रहा हूं कि सिंगल बॉन्ड कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने के लिए s का 1 ऑर्बिटल और p सबसेल के 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टोटल 4 ऑर्बिटल हैं। परसेंटेज की दुनिया में टोटल 100 होता है, और इसीलिए 100/4 किया गया है। 100 मतलब टोटल, और यहां पर ऑर्बिटल कितने हैं? 4। 4 कैसे सर? तो s का 1 ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल, तो टोटल ऑर्बिटल हो गए 4। 100/4 तो 25% s का कंट्रीब्यूशन हो गया, और p के 3 ऑर्बिटल हैं तो 25 25 25। इसीलिए अगर परसेंटेज पूछ दिया तो भी परेशान नहीं होना है। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन जानते हैं तो आसानी से इस प्रकार परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड अगर है, इसका मतलब s कैरेक्टर 25% है। अब जरा इसका जनरल फॉर्मूला को देखते हैं। देखिए कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। क्यों 4 बॉन्ड बनाता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? तो और 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसीलिए ये 4, जितना इलेक्ट्रॉन का कमी रहेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जिसको हम वैलेंसी कहते हैं, जरूरत कहते हैं, तो इसको और 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसीलिए अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए ये 4 बॉन्ड बनाता है।
तो हमेशा याद रखिएगा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और 4 बॉन्ड बनाने की वजह से ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को इसको देगा नहीं, तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसके पास शेयरिंग ही करेगा और शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास इथेन है, 2 कार्बन का चेन है। देखिए ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रखा है, 3 हाइड्रोजन से और 1 कार्बन से। इसी प्रकार सेकेंड वाला कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रखा है, 1 कार्बन से और 3 हाइड्रोजन से, टोटल 4 बॉन्ड बना रखा है ये। यहां पर अगर आप देखिएगा तो यहां कार्बन की संख्या है 2 और हाइड्रोजन 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। तो इसमें n का वैल्यू क्या हो गया सर, तो n का वैल्यू हो गया 2। अब इस फॉर्मूला में n का वैल्यू 2 पुट करो। देखो कार्बन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 × 2 + 2 होना चाहिए। तो 2 × 2 = 4 + 2 = 6, तो ये हो गया C2H6। 2 कार्बन अगर है तो 6 हाइड्रोजन। देखिए 2 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन है कि नहीं है, है। इसका मतलब ये इस जनरल फॉर्मूला को सपोर्ट कर रहा है। समझ में आ गया बात? चलो अच्छा, यहां से और बात कर लेते हैं। अगर इसमें अगर हम एक बॉन्ड बढ़ा दें, देखो ये कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया है, अगर हम इसमें एक बॉन्ड बढ़ाते हैं तो एक बॉन्ड बढ़ाने से ये कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा। तो अगर एक बॉन्ड बढ़ाते हैं तो इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा और इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? यानी अगर एल्कीन का जनरल फॉर्मूला कोई पूछ देगा, एल्कीन डबल बॉन्ड को एल्कीन कहते हैं, और एल्कीन का अगर जनरल फॉर्मूला कोई पूछेगा तो आपको 2 हाइड्रोजन जो यहां +2 है वो कम करना पड़ेगा। एक बॉन्ड बढ़ने का मतलब एक बॉन्ड इस कार्बन पे भी बढ़ गया, एक बॉन्ड इस कार्बन पर भी बढ़ गया। तो अगर हमसे एल्कीन का जनरल फॉर्मूला पूछा जाए तो एक बॉन्ड बढ़ गया तो 2 हाइड्रोजन कम करेंगे। क्यों 2 करेंगे, समझ में आया? इसी प्रकार अगर हमसे एल्काइन का जनरल फॉर्मूला पूछ दिया, यानी एक बॉन्ड और बढ़ाना पड़ेगा, तो एक बॉन्ड अगर और बढ़ाएंगे तो ये फिर से कार्बन 5 बॉन्ड पर आ गया, तो इसका मतलब है ये हाइड्रोजन भी इस बार हटाना पड़ेगा, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन और कम करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, CnH2n -2। जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ाइएगा, एक बॉन्ड बढ़ेगा तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड बढ़ने का मतलब है दोनों कार्बन का एक बॉन्ड बढ़ गया, और इसीलिए एक बॉन्ड बढ़ेगा तो 2 हाइड्रोजन कम हो गया। देखो CnH2n +2 से CnH2n हो गया, और फिर एक बॉन्ड ऊपर भी बढ़ा दिए तो फिर 2 हाइड्रोजन और कम करना पड़ेगा, तो CnH2n -2 हो जाएगा। तो यहां से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला निकल कर आता है। ठीक है, इसी प्रकार से एल्कीन होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो देखो, अब इसी प्रकार से एल्कीन होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को एल्कीन कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से एक और होता है एल्काइन। एल्काइन, एल्काइन क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसको एल्काइन कहते हैं। एल्कीन का दूसरा नाम, जैसे एल्केन को हमने क्या नाम दिया था, पैराफिन्स, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं। उसी प्रकार से एल्कीन का नाम ओलेफिन्स होता है, ऑयल फॉर्मिंग। जितने भी तरह के लुब्रिकेंट बनते हैं, तेलीय पदार्थ बनते हैं, जेल बनते हैं, ऑयल वगैरह बनता है, वो सब एल्कीन रहता है। ठीक है, और एक बात समझ लेना, अगर एल्केन है तो एल्केन को ना हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सैचुरेटेड, एल्केन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। एल्केन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड मतलब सर, तो सैचुरेटेड का मतलब स्टेबल होता है। सैचुरेटेड मतलब क्या होता है, स्टेबल। जबकि एल्कीन को हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, मतलब मल्टीपल बॉन्ड अगर आ गया तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। इसी प्रकार एल्काइन को भी हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही कहते हैं। जिस प्रकार एल्कीन को अनसैचुरेटेड बोले, उसी प्रकार एल्काइन को भी अनसैचुरेटेड, यहां दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, यही चीज, सेम चीज लिखा हुआ है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड मतलब अनस्टेबल, मतलब ये रिएक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो एल्कीन का दूसरा नाम क्या होता है, ऑयल फॉर्मिंग, और इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n। एल्काइन का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा, एक बॉन्ड और बढ़ गया तो अभी सर ने क्या सिखाया कि 2 हाइड्रोजन और कम करना पड़ेगा, इसीलिए इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n -2 होता है।
यहां पर जो कार्बन देखो बच्चों डबल बॉन्ड से बंधा होता है, इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो कार्बन डबल बॉन्ड से बंधा होता है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, डबल बॉन्ड मतलब sp2। यहां पर क्या था, इसके पहले सिंगल बॉन्ड था तो sp3 था, यहां पर डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है मतलब यहां टोटल कितने ऑर्बिटल है, 3, s का 1 और p का 2, तो टोटल 3 है तो 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.3% s हो जाएगा और 66.6% क्या हो जाएगा, p कैरेक्टर हो जाएगा। तो अगर एल्कीन में s कैरेक्टर पूछा जाएगा तो 33%, एल्कीन में p कैरेक्टर पूछा जाएगा तो 66%। ठीक है, इसी प्रकार से एल्काइन में क्या होता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और जो कार्बन ना ट्रिपल बॉन्ड से बंधा होता है, जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से बंधा होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइज्ड कहलाता है। कैसा हाइब्रिडाइज्ड कहलाता है, sp। यहां टोटल 2 ऑर्बिटल भाग ले रहा है, s का 1 और p का 2, यहां 3 ले रहा था, s का 1 और p का 2, टोटल 3, इसलिए 100 को 3 से डिवाइड किए थे। यहां 2 ऑर्बिटल भाग ले रहा है इसलिए 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50% s कैरेक्टर यहां पर होगा एल्काइन में, और 50% क्या हो जाएगा, p कैरेक्टर हो जाएगा। तो 50% s कैरेक्टर और 50% p कैरेक्टर निकल कर आएगा। तो इस प्रकार से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला डिसाइड होता है और हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड होता है और s कैरेक्टर डिसाइड होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड डिसाइड होता है। तो अभी जितना पढ़ाए हैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी इसको हम समराइज करके एक टेबल फॉर्म में बनाते हैं। इसको लिखिए, कॉपी करिए इसको। अब देखिए आपके पास क्या है, यानी आपके पास निकल कर आया हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन के बाद निकल कर आएगा उसका हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद निकल कर आएगा उसका जनरल फॉर्मूला, इसमें से कोई भी एक चीज एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप जनरल फॉर्मूला। उसके बाद फिलहाल इतना ही देखते हैं। देखिए आपके पास है एल्केन, और सर ने कहा कि एल्केन का दूसरा नाम पैराफिन्स भी होता है, ये चीज याद रखना है। एल्केन का दूसरा नाम पैराफिन्स होता है। एल्केन में सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से बंधे होते हैं, तो जब सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से बंधे होते हैं इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, यानी इसमें 25% s हो जाता है और 75% p हो जाता है। जनरल फॉर्मूला एल्केन का CnH2n+2 होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड होने के कारण ये स्टेबल होता है, इसीलिए इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एल्कीन की। तो एल्कीन का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अगर हो जाए तो उसको एल्कीन कहते हैं। एल्कीन का दूसरा नाम ओलेफिन्स भी होता है। ओलेफिन्स का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग, और एल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड होने के कारण sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और जिस कारण से 33% s कैरेक्टर होता है और 66% p का कैरेक्टर होता है। जनरल फॉर्मूला की बात करें तो जनरल फॉर्मूला यहां पर एक बॉन्ड बढ़ने की वजह से 2 हाइड्रोजन कम हो जाता है, इसीलिए इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो वो अनस्टेबल हो जाता है, इसीलिए उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से होता है एल्काइन। ठीक है, एल्काइन का मतलब है कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो उसको एल्काइन कहेंगे। एल्काइन का कोई दूसरा नाम वैसा स्पेसिफिक नहीं है, और ट्रिपल बॉन्ड से बंधा है तो उसका मतलब है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया। sp का मतलब हो गया 50% s, 50% p, और एक और बॉन्ड बढ़ गया तो 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएगा, तो इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 हो जाएगा, और ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही कहा जाएगा। इसके अलावा बच्चों एक चीज और आपको पता होना चाहिए, जो चीज ब्रांच में होता है उसको अल्काइल ग्रुप कहा जाता है। अल्काइल ग्रुप मतलब ब्रांच को कहते हैं। किसको कहते हैं? जो ब्रांच रहता है। ब्रांच का दूसरा नाम सब्स्टिट्यूएंट भी होता है। क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट भी होता है। सब्स्टिट्यूएंट यू लिखा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं।
और एल्काइल ग्रुप का जो जनरल फॉर्मूला होता है ये CnH2n+1 होता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है ब्रांच का जनरल फॉर्मूला। अल्काइल ग्रुप ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, ये भी है ना, ये क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा। और सिंगल बॉन्ड है तो ये भी क्या हो जाएगा सैचुरेटेड कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, इस टेबल से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नोट डाउन करो प्यारे इसको। ओके, अब आगे चलते हैं और वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा एल्केन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। देखिए एल्केन के जनरल स्ट्रक्चर की बात करें, सपोज इथेन लेते हैं, मान लेते हैं ये है आपके पास इथेन, 2 कार्बन का चेन है ना, उसको हम इथेन कहते हैं। तो ये इथेन है। इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है, यहां से ऑब्जेक्टिव क्या पूछा जाता है, यहां जो कार्बन और कार्बन के बीच के जो बॉन्ड की लंबाई होती है यानी दूरी होती है 2 कार्बन के बीच की, वो होती है 154 पिकोमीटर। कितनी होती है 154 पिकोमीटर। और इसी प्रकार से कार्बन और हाइड्रोजन, चाहे ये कार्बन हाइड्रोजन, चाहे ये कोई भी, इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 112 पिकोमीटर। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि इन एल्केन कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड की लंबाई होती है, बॉन्ड लेंथ जो होता है, ये कितना होता है, तो 154 पिकोमीटर होता है। पिकोमीटर सर कहीं भी अगर पीएम लिखा हुआ है तो इसका पूरा नाम होता है पिकोमीटर, और 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, अब आपके मन में यहां से प्रश्न आएगा कि ऐसा क्यों हुआ सर कि यहां पे इसकी बॉन्ड की लंबाई ज्यादा है और यहां ऐसा क्यों हुआ सर इसके बॉन्ड की लंबाई कम है। तो ये बात हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पढ़ा चुके हैं पहले, कि बॉन्ड कितना लंबा होगा, यानी बॉन्ड की जो लंबाई होती है, बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। वो एटम के साइज पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर एटम का साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड भी बड़ा होगा। देखो बॉन्ड होता क्या है, देखिए ये मान लीजिए एक एटम है और ये मान लीजिए एक एटम है, 2 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया, एक बॉन्ड बनाया। तो जो इसके सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस होता है ना, इसी को मान लीजिए ये एटम ए है और ये एटम बी है ना, और इसके रेडियस को हम आर ए कह रहे हैं और इसके रेडियस को हम आर बी कह रहे हैं, है ना, आर ए आर बी। तो जो बॉन्ड लेंथ होगा वो आर ए प्लस आर बी को ही बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। अगर मान लीजिए एक एटम बड़ा है और एक एटम छोटा है तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा ना। आर ए तो चलो वही है लेकिन आर बी तो छोटा हो गया ना, तो बॉन्ड लेंथ यहां पर क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा ना। नहीं सब, अगर मान लो 2 एटम और छोटा छोटा एटम है तो जब एटम छोटा छोटा रहेगा तो इनके सेंटर से सेंटर की दूरी और कम हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ ये वाला जो है सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी को बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। तो अगर एटम बड़ा रहेगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, एटम छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एटम बड़ा है तो वो बड़ा बॉन्ड बनाएगा, एटम छोटा है तो वो छोटा बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर देखिए कार्बन और कार्बन दोनों एटम एक साइज के हैं, इस तो यहां पर बॉन्ड लेंथ बड़ा है, जबकि यहां कार्बन के मुकाबले हाइड्रोजन छोटा हो गया। ये कार्बन है तो ये हाइड्रोजन है, तो एक एटम तो बड़ा है लेकिन एक छोटा है, इसलिए बॉन्ड की लंबाई क्या हो गई, कम। क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। तो यहां हाइड्रोजन एटम का साइज छोटा है जिस कारण से बॉन्ड की लंबाई कम हो गई है, जबकि यहां कार्बन कार्बन साइज थोड़ा बड़ा है इसीलिए बॉन्ड की लंबाई भी थोड़ी ज्यादा है। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये फिल इन द ब्लैंक या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड की लंबाई क्या होती है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड की लंबाई क्या होती है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा। बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। तो अगर एटम बड़ा तो बॉन्ड लंबा, एटम छोटा तो बॉन्ड छोटा। एक बात और ध्यान रखिएगा, जितना लंबा बॉन्ड होगा उतना कमजोर बॉन्ड होगा। बॉन्ड की लंबाई अगर ज्यादा होगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड की मजबूती कम हो जाएगी। मैं कहता हूं कि लंबा दतवन को बड़ी आसानी से आप तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ते तोड़ते जब लास्ट में छोटा सा दतवन शेष बच जाता है तो क्या उसको आप उतना ही ताकत से तोड़ पाते हैं जितना ताकत से आप लंबा दतवन को तोड़ पाए, नहीं ना।
इसका मतलब क्या है कि लंबा चीज को तोड़ना सरल है। इसी प्रकार से अगर बॉन्ड लंबा है तो ये कमजोर है, बॉन्ड छोटा है तो मजबूत है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया बॉन्ड लेंथ से सवाल। और यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चलो अच्छा देखते हैं। मीथेन के बारे में बात किया जाता है, मीथेन का शेप पूछा जाता है। मीथेन, CH4 को बच्चों मीथेन कहते हैं। तो अगर आपको मीथेन का ज्योमेट्री पूछा जाए, मीथेन का स्ट्रक्चर पूछा जाए, तो मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है सर? मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, टेट्राहेड्रल। पढ़ा चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, किसी भी मॉलिक्यूल का शेप निकालने के लिए। तो जो मीथेन होता है उसके जो एटम उसमें जो होते हैं, सेंट्रल एटम कार्बन है और 4 कॉर्नर एटम इस प्रकार से ऑर्गेनाइज होते हैं। भले हम लोग कॉपी पर ऐसा दिखाते हैं, लेकिन मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन जो होता है, शेप ऑफ मीथेन जो होता है, वो क्या होता है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी। और टेट्राहेड्रल में जो एंगल होता है, ये एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। तो कभी कभी टेट्राहेड्रल एंगल भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा टेट्राहेड्रल एंगल जो होता है मीथेन में, वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 109.28 डिग्री। 60 मिनट का डिग्री डिसाइड किया जाता है। तो ये हो गया, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। मीथेन टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है? तो 109.28 डिग्री होता है। सर ये स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करते हैं सर? तो जवाब है हाइब्रिडाइजेशन से डिसाइड करते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल का शेप बताना हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। अगर आप उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने जानते हैं तो बड़ी आसानी से उसका आप शेप बता सकते हैं। कैसे सर? तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला भी आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, ये मैंने आपको पहले भी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा रखा है, लेकिन फिर से मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था। Z इक्वल्स टू 1/2, उसके बाद नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस अगर उस मॉलिक्यूल में कोई नेगेटिव चार्ज है, माइनस उस मॉलिक्यूल में कोई पॉजिटिव चार्ज है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, वैसा एटम जिसकी वैलेंसी 1 होती है ना, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। इस फॉर्मूला को लगाइएगा तो यहां से Z निकल जाएगा। ये Z क्या है सर? तो Z का मतलब बताए हैं, वेयर Z इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटेड इन हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। इस फॉर्मूला से आप Z निकाल लीजिए, और Z निकालने के बाद आप उसका बड़ी आसानी से उसका ज्योमेट्री, उसका शेप बता सकते हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो नहीं जानते होंगे ये चीज, पर कोई बात नहीं, फिर कभी मौका मिला अगला क्लास में कभी तो बताएंगे। फिलहाल हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला ये है। मोनोवैलेंट एटम क्या होता है सर? तो वैसा एटम जिसकी वैलेंसी 1 होती है। जैसे उदाहरण के लिए ग्रुप 1 का एलिमेंट और ग्रुप 17 का एलिमेंट। ग्रुप 1 मतलब सर जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ग्रुप 17 मतलब सर फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। इस प्रकार का जो एलिमेंट होता है इसी को मोनोवैलेंट एटम कहा जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से आप Z निकालेंगे। अगर यहां पर कार्बन का इसका निकालेंगे ना Z का वैल्यू, देखो पुट करो यहां पर, इस फॉर्मूला से अगर आप इसका निकालेंगे, देखिएगा शेप निकल कर आ जाएगा। Z इक्वल्स टू 1/2। यहां पर मीथेन में सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, यानी 2,4। तो आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 4। जो पढ़े होंगे उन्हीं को समझ में आएगा ये वाला बात, नहीं तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं वीडियो। बाकी जो चैप्टर पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग, उनको समझ में आ रहा होगा। इसमें कोई प्लस चार्ज नहीं है, कोई माइनस चार्ज नहीं है, तो ये दोनों टर्म को इग्नोर कर देंगे। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, बताइए यहां पर मीथेन में कितने हाइड्रोजन एटम हैं? 4 हाइड्रोजन है, मतलब मोनोवैलेंट एटम 4 है। तो 4 + 4 क्या कर देंगे? 8। 8/2 क्या हो जाएगा? 4। 4 का मतलब क्या हुआ? S का 1 ऑर्बिटल और P के 3 ऑर्बिटल।
यानी हाइब्रिडाइजेशन आया sp3, और sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। तो इस प्रकार बड़ी आसानी से आप किसी भी मॉलिक्यूल का शेप निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो नोट डाउन करो। ये फॉर्मूला है, मैं आपको याद करा दिया बस। चलो अब इसके बाद आगे चलते हैं, मेन रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। रिएक्शन आपको समझना चाहिए। देखिए क्या होता है, मान लीजिए सबसे पहले हम लोग को पढ़ेंगे सम, हेडिंग दीजिए सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। 4 5 6 7 8 10 रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट। ध्यान से, जरूरी नहीं है कि जो हम पढ़ा रहे हो आपको सब समझ में आ ही रहा होगा। पहली बार कोई चीज पढ़ रहे हैं, पहली बार कोई चीज सुन रहे हैं, पहली बार कोई चीज देख रहे हैं, तो दिमाग पे थोड़ा जोर पड़ेगा ही पड़ेगा, पर धीरे धीरे आप इन सब चीजों से फैमिलियर हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, खाली कहानी मत सुनिए, कॉपी कलम लेकर बैठिए, नोट डाउन करते जाइए। इसका आपको नोट्स नहीं दिया जाएगा, है ना, आप खुद यहां से समझेंगे। मैं अगर इसका नोट्स भी आपको दे दूंगा, हार्ड कॉपी पीडीएफ भी भेज दूंगा, तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। आप अपने नोट्स से इसको पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, खुद से नोट्स बनाइए इसका। सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस हैं जिसको आपको आना चाहिए, तभी आप केमिस्ट्री कर पाएंगे। सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, गिनती के 8-10 रिएक्शन है, ये सीख गए, केमिस्ट्री सीख गए यार। देखो सबसे पहला रिएक्शन होता है हैलोजिनेशन। सबसे पहला है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, एल्केन का हैलोजिनेशन करना है। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है सर, तो कहीं भी अगर हैलोजिनेशन शब्द लिखा हुआ है तो इस हैलोजिनेशन शब्द का मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन, और हैलोजन मतलब सर जो ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं बच्चों, उनको हैलोजन कहा जाता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सब, है ना। फिर कल बाहर आई आंटी, कैसे याद रखना है ग्रुप 17 के एलिमेंट को, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। हैलोजन क्यों कहते हैं सर इसको, क्योंकि ये दो शब्दों के मिलने से बना है, हैलो प्लस जेन। हैलो मतलब क्या होता है सॉल्ट, और जेन मतलब क्या होता है जेनरेटर। जेनरेटर मतलब प्रोड्यूसर। वैसे एलिमेंट जो सॉल्ट का निर्माण करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, वैसे एलिमेंट को हैलोजेंस कहा जाता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होते हैं ये सॉल्ट बनाने वाले एलिमेंट होते हैं प्यारे, इसीलिए इनको हैलोजेंस कहा जाता है। ठीक है, चलो देखो हैलोजन कैसे जोड़ना है। तो इसके लिए रिएजेंट क्या लेना है, हमेशा ध्यान रखेंगे, सबसे मेन चीज यही है रिएजेंट। तो कभी भी हैलोजिनेशन करना हो तो रिएजेंट लेना है Cl2, या आप ले सकते हैं Br2, इसके अलावा दूसरा नहीं ले सकते हैं। फ्लोरीन नहीं ले सकते हैं, आयोडीन नहीं ले सकते हैं। मानते हैं कि फ्लोरीन और आयोडीन भी हैलोजन है, पर फ्लोरीन और आयोडीन के रिएक्शन करने के तरीके अलग होते हैं। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, जबकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है। तो जब साइज अलग रहेगा तो रिएक्शन करने का तरीका भी अलग हो जाता है। लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन का साइज लगभग आइडेंटिकल होता है, काफी हद तक मिलता जुलता साइज रहता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं रहता है साइज में। इसीलिए क्लोरीन और ब्रोमीन के रिएक्शन करने का तरीका लगभग एक जैसा होता है। तो जब भी कभी हैलोजिनेशन कहा जाए, यानी हैलोजन जोड़ने कहा जाए, तो क्लोरीन या ब्रोमीन लेना है, फ्लोरीन नहीं लेना है, आयोडीन नहीं लेना है, एस्टेटीन तो लेना ही नहीं है, रेडियो एक्टिविटी उसमें आ जाती है। यानी कहने का मतलब है फ्लोरीन क्यों नहीं लेना है, क्योंकि वो बहुत छोटा है। आयोडीन क्यों नहीं लेना है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। इसीलिए उनके रिएक्शन का तरीका बदल जाता है। तो जब भी कभी हैलोजिनेशन करना हो तो फ्लोरीन और क्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को ही कंसीडर करना है। ठीक है, चलो, और साथ में क्या लेना है, पहला चीज तो ये लेना है, और दूसरा क्या लेना है, सनलाइट का होना बहुत जरूरी है। सनलाइट नहीं रहेगा तो होमोलिटिक फ्यूजन नहीं होगा। सनलाइट को हम लोग H न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। H मतलब प्लैंक कांस्टेंट, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने आपको पढ़ाया है कि किसी वेव का अगर एनर्जी निकालना हो और उस वेव की फ्रीक्वेंसी दी हुई हो न्यू, तो उसको प्लैंक कांस्टेंट से उसके फ्रीक्वेंसी को गुना कर दीजिए तो उस वेव का एनर्जी निकल कर आ जाता है। तो E इक्वल्स टू H न्यू एक फॉर्मूला होता है। इसीलिए सनलाइट एक वेव है एनर्जी का।
वेब फॉर्म है, इसीलिए उसको हम लोग एच न्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिएजेंट आपको पता होना चाहिए, कभी भी हैलोजिनेशन करना हो तो उसके लिए आपको रिएजेंट पता होना चाहिए। ध्यान समझिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है CH4, ये आपके पास मीथेन है, ठीक है, क्या है आपके पास, मीथेन है, और मीथेन को हम ट्रीट करेंगे, इसमें डाल देंगे क्लोरीन। क्लोरीन का मतलब Cl नहीं, Cl2। जैसे हम कहें कि यहां एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, तो यहां ऑक्सीजन मतलब O नहीं, O2, क्योंकि प्रकृति में कोई भी चीज ना मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में, एटम के फॉर्म में नहीं रहता, वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में रहता है। अगर हम हाइड्रोजन बोले तो आपको H2 समझना चाहिए, नाइट्रोजन गैस बोले तो N2 समझना चाहिए, उसी प्रकार क्लोरीन बोले तो Cl नहीं, Cl2 समझना चाहिए, ठीक है। ब्रोमीन बोले तो Br2 समझना चाहिए। तो हमने यहां मीथेन गैस के साथ क्लोरीन डाल दिया। क्लोरीन भी रूम टेम्परेचर पर गैस ही रहता है, गैस, तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, और इन दोनों को एक बर्तन में रख करके इनके ऊपर सनलाइट स्प्रेड कीजिए, यानी सन की, सूरज की रोशनी इस पे पड़ना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, इस कार्बन में हैलोजन जुड़ेगा, क्लोरीन जुड़ेगा। देखो ध्यान से, ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रखा है, तो आप कहेंगे सर 4 बॉन्ड बना रखा है। 4 बॉन्ड कैसे बना रखा है, तो इसने 4 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है। अब देखो, हमने कहा कि कार्बन तो 4 बॉन्ड ही बनाता है, तो क्या इस कार्बन में इतनी क्षमता है कि ये इस क्लोरीन को ऐड कर सके अपने अंदर, क्या और बॉन्ड बना सकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, नहीं बना सकता है। एग्जैक्टली, ये 4 से ज्यादा बॉन्ड तो बना नहीं सकता है। अगर इस कार्बन को, इस क्लोरीन को ये जोड़ना चाहता है अपने साथ, तो उसको त्याग करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो अपने एक हाइड्रोजन को अलग करेगा और एक हाइड्रोजन को हटाकर उसके बदले एक क्लोरीन को जोड़ पाएगा। बिना हाइड्रोजन हटाए ये क्लोरीन अपने अंदर नहीं जोड़ पाएगा। तो जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो बॉन्ड टूटेगा और CH4 से CH3 हो जाएगा और उस एक हाइड्रोजन के बदले एक क्लोरीन उसमें जुड़ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहां CH4 से एक हाइड्रोजन बाहर निकला 100 और Cl2 में एक ही क्लोरीन यहां पर ऐड हुआ है, तो एक क्लोरीन बचा हुआ है। तो जो एक क्लोरीन का एटम बच गया 100 और हाइड्रोजन का एक एटम बच गया 100, ये दोनों मिलकर HCl बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इस प्रकार आपके पास ये एल्केन था, और कौन सा एल्केन था, इसका नाम था मीथेन। नहीं समझ में आया है, अभी समझाएंगे मैकेनिज्म भी। और इसमें हैलोजन जुड़ गया तो इसका नाम है हेलो एल्केन। देखो, हैलोजन एक ब्रांच है और आपको बताए हैं किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना हो तो BPF लिखा जाता है, यानी पहले ब्रांच का नाम लिखा जाता है। और हम कह रहे हैं कि हैलोजन ब्रांच है, इसीलिए एल्केन से पहले ब्रांच आया है, पेरेंट चेन से पहले ब्रांच आया है, इसीलिए उसको हेलो एल्केन कह रहे हैं। यहां हैलोजन के जगह पर कौन सा हैलोजन है, क्लोरीन, और एल्केन के जगह पर कौन सा एल्केन है, मीथेन, इसीलिए इसका नाम क्लोरोमीथेन हो जाएगा। और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर हो जाएगा, HCl। सर ये हमको उतना बढ़िया समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, इसको नोट डाउन करिए, अभी इसका मैकेनिज्म समझाते हैं। रुको समझा ही लेते हैं, तब तुम लिखना। पहले समझ में आना चाहिए तब कॉपी कीजिएगा, लिखते मत रहिए, पहले समझिए। देखिए, हमने कहा आपसे कि आपके पास CH4 है, जब आप इसमें क्लोरीन डाल करके इसमें सनलाइट डालेंगे तो सनलाइट डालने से क्या हो जाएगा, CH4 के साथ जगह पर CH3Cl और साथ में HCl बन जाएगा। ये रिएक्शन हुआ कैसे, तो इस रिएक्शन को, मैकेनिज्म को समझते हैं, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म समझते हैं कि आखिर ये रिएक्शन हुआ तो हुआ कैसे। देखिए, क्या बच्चों हम इस CH4 को ऐसा लिख सकते हैं, इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन कनेक्ट है, क्या हम इस 4 हाइड्रोजन को ऐसे दिखा सकते हैं? बोलो, दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं? तो यस सर, दिखा सकते हैं। तो दिखा सकते हैं तो दिखाएंगे। अब देखो, हमने क्या बताया, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 2,4। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को ना वैलेंस सेल कहा जाता है, वैलेंस, VALANCE, वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो इस प्रकार कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3 और 4। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन की कमी है, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये 4 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इस प्रकार 4 अपना और 4 हाइड्रोजन का ले करके ये 8 पूरा करेगा। समझ रहे हैं बात को? अब ये शेयरिंग किया, इसी प्रकार से
आपके पास क्लोरीन है Cl2, Cl2 का मतलब क्या हुआ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मतलब 2,8,7, इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 का मतलब क्या हुआ, 2 2 4 2 6 और 1 7। इसी प्रकार दूसरा क्लोरीन 2 2 4 2 6 और 1 7। अब इसको भी एक घट रहा है, इसको भी एक घट रहा है। किसी के पास ज्यादा रहेगा तब ना कोई दूसरे को दे पाएगा। तो यहां दोनों के पास क्या विकल्प है, एक ही विकल्प है, शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा। तो शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनाएगा उसको कौन सा बॉन्ड कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। इसी प्रकार कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, और क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है। ठीक है बच्चों यहां तक, चलो अब आगे देखते हैं। चलें, देखिए अब क्या होगा, जैसे ही इस पे आप सनलाइट देंगे, ध्यान समझिएगा, जैसे ही इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगा तो सनलाइट क्या करता है वो समझिए। इसके पहले वाले चैप्टर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं आपको पढ़ाया हूं होमोलिटिक फ्यूजन, हेट्रोलिटिक फ्यूजन। फ्यूजन मतलब बॉन्ड का टूटना, होमोलिटिक मतलब या सिमेट्रिकल फ्यूजन, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। तो सनलाइट जैसे ही पड़ेगा, तो सनलाइट पड़ते ही, सनलाइट का यही काम ही है, लड़ाई करवाना, झगड़ा करवाना, ब्रेकअप करवाना। तो जैसे ही सनलाइट पड़ेगा, तो सनलाइट पड़ते ही ये क्लोरीन जो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, बीच में रख के बॉन्ड बनाया था, जैसे ही इस बॉन्ड पे सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा। बोलेगा नहीं हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो ये कहेगा हमको भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर भी कोई भी चारों में से कोई भी एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा और ये कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाने बोलेगा। दोनों चूंकि शेयरिंग से बॉन्ड बनाया था, और सनलाइट जो होता है वो होमोलिटिक फ्यूजन कराता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। सनलाइट ही क्यों लेना है, कोई पूछे तो इसका जवाब देना है क्यों, क्योंकि सनलाइट होमोलिटिक फ्यूजन करवाता है, रिएक्शन करवाता है, बॉन्ड को तोड़वाता है। इसीलिए तो भाई दवा के डब्बे में या कोई केमिकल के ऊपर देखते हैं डब्बा में लिखा रहता है कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, स्टोर इन कूल एंड डार्क प्लेसेस। सनलाइट जब पड़ेगा तो सनलाइट जो चीज है उसको वो चीज रहने ही नहीं देगा, उसको तोड़ के डिफरेंट कर देगा। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, मैं देखिए यहां पर क्या होगा, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन कार्बन कार्बन ये तीनों ऐसे ही हैं मान लीजिए, और ये कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार से क्लोरीन का अपना इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और ये क्लोरीन का अपना इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो इस प्रकार अपना अपना इलेक्ट्रॉन जब इनका फ्री हो गया है तो इसको कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं बच्चों, जब अपना अपना इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए तो इसको कहते हैं फ्री रेडिकल, RADICAL, फ्री रेडिकल। अब देखिए क्या होगा, अब देखो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है ना, इसका भी फ्री, सबका फ्री हो गया है। तो अब ये क्या करेगा, ये जो इसके ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन साझा करके बॉन्ड बना लेगा। अरे भाई इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 नहीं है, 4 इसका अपना और 3 हाइड्रोजन से लिया है। तो 3 हाइड्रोजन से लिया इसीलिए 3 और 3 अपना इधर 6 और एक इसका फ्री हुआ 7। तो इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है। बताएं ना क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसके भी पास भी 7, इसके पास भी 7, दोनों शेयरिंग करेगा। इसी प्रकार ये क्लोरीन के पास 7 और इसके पास 7, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन और क्लोरीन बॉन्ड बना लेगा। अब आप कहेंगे सर ये दोनों आपस में क्यों नहीं बनाया, अरे आपस में क्यों बनाएगा, इनको जब पहले तलाक हो ही गया, जब दोबारा उसी से शादी करनी थी, निकाह करनी थी, तो तलाक क्यों किया भैया, इसका मतलब इसी साथ थोड़े बॉन्ड बनाएगा, इससे अलग हुआ है, इससे बॉन्ड बनाने के लिए ना इससे बॉन्ड अलग किया है। तो जैसे ही ये फ्री होगा तो हो सकता है कि इसका फ्री रेडिकल और इसका फ्री रेडिकल मिलके बॉन्ड बना ले। तो अब दोनों मिलके बॉन्ड बनाया, तो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना लिया, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना लिया। नहीं समझ पाए, तो इस प्रकार अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बताओ, ये CH3 जो था CHH,
इसके साथ कौन आ जाएगा अब, क्लोरीन, प्लस इसका H और इसका Cl मिलकर क्या बन जाएगा, HCl। और इस प्रकार जहां कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन था उसमें एक हाइड्रोजन हटा और उस हाइड्रोजन के बदले क्या ऐड हो गया, क्लोरीन, और साथ में क्या बाहर हुआ, HCl। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और यह भी समझ में आया होगा होमोलिटिक फिजन का मतलब क्या होता है। फिजन का मतलब टूटना, होमो का मतलब वन, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके जब अलग होगा तो इसी को होमोलिटिक फिजन कहते हैं। और ऐसा कौन करवाता है, सनलाइट करवाता है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, मैकेनिज्म, ठीक है। चलिए आगे। अब मान लीजिए हमने आपको क्वेश्चन करा के भेजा CH4 प्लस Cl2 सनलाइट, और क्या बनेगा हमने पूछा, आइडेंटिफाई ए क्या होगा। सो मैंने आपसे पूछा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया आइडेंटिफाई ए क्या बनेगा, ये ए क्या होगा, तो आप तुरंत कहोगे अच्छा यहां तो हैलोजिनेशन हो रहा है। देख के समझ में आ जाएगा कि सनलाइट का प्रेजेंस है, एल्केन है और हैलोजन है, इसका मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ए क्या हो जाएगा, CH3Cl। अगर मान लो बी रहता, बी भी रहता तो बी क्या होता, आइडेंटिफाई ए एंड बी, तो बी क्या होता, तो बी हो जाता HCl। नहीं, ए क्या हो जाता, CH3Cl, और बी क्या हो जाता, HCl हो जाता। लेकिन अगर मैंने मान लो, ये पहला सवाल है, ये तो हमने करा दिया, हमने ये करा के भेजा और एग्जाम में पूछ दिया गया CH4 प्लस Cl2 और ब्रैकेट में लिख दिया एक्सेस और यहां दे दिया सनलाइट और पूछा ए क्या बनेगा। सो पूछा आइडेंटिफाई ए, हमने ये पढ़ा के भेजा 1 नंबर और एग्जाम में आ गया 2 नंबर। आइडेंटिफाई ए क्या बनेगा, तो यहां पे देखो ध्यान समझने की जरूरत है, दोनों लगभग सेम ही चीज है, बस डिफरेंस क्या है, यहां क्लोरीन एक्सेस है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्लोरीन है, यानी इसके मुकाबले मीथेन अगर इतना है तो क्लोरीन इतना है। तो जब बहुत ज्यादा मात्रा में क्लोरीन रहेगा तो क्या बनेगा, मैं ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन ए, मान लीजिए आपके पास है CH3Cl, ऑप्शन बी CH2Cl2, ऑप्शन सी CHCl3 और ऑप्शन डी CCl4। ये 4 विकल्प आपको दिया गया है और पूछा है कि ये ए जो है इनमें से क्या बनेगा, ये ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा, डी बनेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ए ही बनेगा, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ए बनेगा तो ये गलत है, ए नहीं बनेगा। ये तो तब बनेगा ना जब दोनों सेम अनुपात में रहेगा तब। अब यहां इसके मुकाबले ये ज्यादा है, तो देखो जब ज्यादा रहेगा ना तो जब तक इसके पास हाइड्रोजन है ना तब तक हाइड्रोजन को हटाते जाएगा और तब तक क्लोरीन जोड़ते जाएगा और HCl बाहर निकलते जाएगा। नहीं समझे, जैसे अभी तो हमने एक स्टेप आपको दिखाया ना, यहां तो हमने आपको एक स्टेप दिखाया ना, और यहां बन गया CH3Cl। अब अगला बार में फिर ये वाला फिर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो फिर तो क्लोरीन एक हाइड्रोजन को खींच करके निकाल के क्लोरीन जुड़ जाएगा। अगला बार में फिर एक हाइड्रोजन इसके पास, जब तक इसके पास हाइड्रोजन है तब तक इससे क्लोरीन रिएक्ट करता रहेगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है कि जब तक इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तब तक हाइड्रोजन को हटाता रहेगा क्लोरीन और उसके जगह पर खुद जाकर के बैठता रहेगा। और इस प्रकार एक समय ऐसा आएगा कि चारों हाइड्रोजन हट जाएगा और चारों हाइड्रोजन के बदले Cl 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 4 बार क्लोरीन जुड़ जाएगा और इसका आंसर बन जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो अगर जब एक्सेस लिखा रहेगा तो ध्यान दीजिएगा CCl4 इसका आंसर होगा। अगर एक्सेस नहीं लिखा है तब तो यह आंसर है, पर एक्सेस लिख दिया मतलब तब तक चलता रहेगा जब तक इसके चारों हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस ना हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एल्केन। इसी प्रकार से मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सपोज दैट दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा है, मान लीजिए आपको है इथेन है आपके पास, इथेन CH3CH3 इथेन, और यहां पर इसी प्रकार से Br2 दे दिया है और दे दिया है सनलाइट। ठीक है, क्या दे दिया, Br2 और सनलाइट। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो देखो इसको देख के समझ में आ रहा है कि ये एल्केन है, ये हैलोजन है और सनलाइट है, तो हैलोजिनेशन होगा, एल्केन में हैलोजन जुड़ेगा। अब देखो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रखा है, तो आप कहेंगे 4। क्यों 4 सर, देखो 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ। ये कार्बन कितना बना रखा है, 4। कैसे सर, ये वाला जो बॉन्ड है ना ये दोनों कार्बन के बीच में है, कार्बन कार्बन के बीच में है, समझ में आ रहा है।
हम कह रहे हैं कि ये बॉन्ड का मतलब ऐसा है प्यारे, CH3 CH3 CHH ऐसा है। अब ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रखा है, ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रखा है, तो इन दोनों में से किसी कार्बन के पास इतनी क्षमता नहीं है कि ये इस ब्रोमीन को अपने अंदर जोड़ सके। ये तभी जोड़ पाएगा जब वो एक हाइड्रोजन को हटाएगा। बिना हाइड्रोजन को हटाए कभी भी एल्केन में हैलोजन नहीं जुड़ता है। तो यहां पर क्या करेंगे, जैसे ही, अच्छा साथ में Br2 है, यानी इसी प्रकार से ब्रोमीन ब्रोमीन है। जैसे ही इसमें सनलाइट पड़ेगा तो सनलाइट पड़ते ही सर अभी क्या सिखाए, होमोलिटिक फ्यूजन होगा। ये इलेक्ट्रॉन लेके अपना अलग और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लो हो सकता है ये कार्बन या हो सकता है ये कार्बन, टोटल 3 3 6 हाइड्रोजन है, 6 में से कोई भी हाइड्रोजन एक बाहर होगा। जरूरी नहीं है कि यही कार्बन, हो सकता है ये कार्बन भी अपना हाइड्रोजन हटा दे, कोई भी एक हटाएगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके पास क्या हो जाएगा, जो अलग किया उसको अलग दिखा दो, CH और यहां पर जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है 100, इसके साथ कौन आ जाएगा, इसके पास कौन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके और बॉन्ड बना लेगा। प्लस इसका हाइड्रोजन और इसका ब्रोमीन दोनों आमने सामने आएगा और हाइड्रोजन और ब्रोमीन मिलकर क्या बना लेगा, बॉन्ड। और इस प्रकार एल्केन में क्या जुड़ जाएगा, हैलोजन। यानी क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 मत लिख दीजिएगा पगला जैसा, CH2Br और साथ में क्या बनेगा, HBr। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर हम इस पे नहीं जोड़ना चाहते, हम इस पे जोड़ना चाहते हैं, जोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ेगा। हम कहते हैं इस पे जोड़ें तब भी इसका नाम ब्रोमो इथेन ही रहेगा। इस पर ब्रोमीन जोड़ते, इस पे CH3 रहने देते, इस पे CH2Br कर देते तो क्या फर्क पड़ जाता, तब भी तो 2 ही कार्बन का चेन बनता और किसी एक कार्बन पर ब्रोमीन होता, तब भी तो ब्रोमो इथेन ही ना रहता। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। हाँ, तो चाहे इस पर जोड़े चाहे इस पर जोड़े, किसी एक पर ही जोड़ सकते हैं आप और इसका नाम बनेगा ब्रोमो इथेन। तो आपने इथेन लिया था और ब्रोमीन लिया था, इसीलिए आपके पास क्या बन गया जी, ब्रोमो इथेन बन गया। ये तो बच्चा वाला बात है प्यारे, समझ गए, नोट डाउन करिए इसको। ये इसका मैकेनिज्म है, ये इसका मैकेनिज्म है। अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होता है उसको क्या कहते हैं सर, जो एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है उसको फ्री रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। चलो इसी प्रकार चौथा सवाल की तरफ आते हैं, लास्ट क्वेश्चन एल्केन से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब मान लीजिए आपके पास है CH3 CH2 CH3, क्या है यहां पर, CH3 CH2 CH3, ये 3 कार्बन का चेन है। तो 3 कार्बन का चेन है, इसको हम बोलेंगे प्रोपेन। क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेन। और मान लीजिए इसको हमने ट्रीट किया सपोज क्लोरीन से, आप ब्रोमीन से भी कर सकते हैं। हम समझाने के लिए क्लोरीन ले रहे हैं, आप ब्रोमीन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्लोरीन रिएक्ट करता है वैसे ही ब्रोमीन भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा करने से क्या होगा, यहां पर ना प्यारे 2 अलग अलग प्रोडक्ट बनने की संभावना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 अलग अलग प्रोडक्ट बनने की संभावना है। 2 अलग अलग क्यों, हो सकता है कि ये क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पर जुड़ जाए, तो फर्स्ट पर जुड़े चाहे लास्ट पर जुड़े बात बराबर है। अगर फर्स्ट पर क्लोरीन जुड़ेगा, यहां पे क्लोरीन जुड़ेगा, लास्ट मान लो तुम्हारे हिसाब से लास्ट है, लास्ट पर क्लोरीन जुड़ेगा तो भी इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। नहीं समझ रहा है, हम कह रहे हैं देखो, हो सकता है ना कि CH3 CH2 और यहां CH3 है, तो एक हाइड्रोजन यहां से हटेगा और उसके बदले क्लोरीन जुड़ जाएगा और साथ में HCl बन जाएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, एक संभावना क्या है। अच्छा कोई बच्चा कहेगा कि नहीं सर इस पे जुड़ा, एक संभावना यह भी हो सकता है कि CH3 इस बार बीच वाला कार्बन में हाइड्रोजन जुड़ जाए, हाँ, और यहां पर क्या हो जाए CH3, जिस पे भी जुड़ेगा उससे एक हाइड्रोजन बाहर होगा प्लस HCl, मतलब ये बनेगा या ये बनेगा। और लिखा हुआ ये नहीं कि दोनों बनेगा, ये दोनों रिएक्ट करके हो सकता है कि ये बन जाए, ये दोनों रिएक्ट करके हो सकता है कि ये बन जाए। कोई बोलेगा नहीं सर इस पे जोड़ दिए सर, इस पे जोड़े, इस पे काहे नहीं जोड़े सर। अरे इस पर जोड़े चाहे इस पर जोड़े बात तो बराबर है ना, नहीं समझ रहा है। हम कहते हैं कि चलो मान लो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते हैं, लो CH2Cl इस पर जोड़ दिए और इस पर CH2, इस पर जोड़ रहे हैं उसी पर खाली चेंज करेंगे, बाकी एज इट इज रहेगा। हम पूछते हैं इसका नाम बताओ तो क्या होगा, तो तुम इसका नाम क्या कहोगे, 1 क्लोरोप्रोपेन नहीं कहोगे। इसका नाम बताओ तो क्या कहोगे, 1 क्लोरोप्रोपेन नहीं कहोगे। तो हम तो कह रहे हैं कि ये और ये सेम है, अगर नाम सेम है, नेम सेम है तो प्रोडक्ट को सेम माना जाएगा, नाम अलग रहेगा तभी प्रोडक्ट अलग माना जाएगा।
तो ये और ये सेम है, इसको दिखाने का जरूरत नहीं है ना। फर्स्ट एंड थर्ड आर सेम, या ये मान लो तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी ये, तो हम कह रहे हैं कि 1 एंड 3 आर सेम, 1 एंड 3 आर सेम। इसको ना दिखाते हैं, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। सब समझो जरा, थोड़ा मेच्योर बनो, कब तक बच्चे बने रहोगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। देखो दोनों प्रोडक्ट का नाम लिखोगे तो अलग अलग, इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2 क्लोरोप्रोपेन, और उसका नाम क्या है ऊपर वाले का, 1 क्लोरोप्रोपेन। उसका नाम है 1 क्लोरोप्रोपेन। क्यों, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, और 1 नंबर वाले कार्बन पर क्लोरीन लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम है 1 क्लोरोप्रोपेन। यहां सेकेंड कार्बन पर क्लोरीन लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम है 2 क्लोरोप्रोपेन। अब आपके मन में मान लो एग्जाम में पूछ दिया विच वन इज मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा स्टेबल है, विच वन इज मेजर प्रोडक्ट पूछ दिया, तो हमेशा याद रखिएगा अगर बीच में हैलोजन है तो वो ज्यादा स्टेबल है, ये मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा, यानी इसके बनने की संभावना ज्यादा है। ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, बीच में अगर हैलोजन जुड़ा रहेगा ना तो ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, ये मोर स्टेबल है। और वो क्या है, किनारे में अगर क्लोरीन रहेगा तो लेस स्टेबल। क्यों सर, क्योंकि ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री हेलोएल्केन है। अब बहुत बच्चे 2 डिग्री नहीं जानते हैं, 1 डिग्री नहीं जानते हैं, बड़ा दिक्कत है भाई। इसको हम कहते हैं, ऊपर वाले को कहेंगे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्या कहेंगे, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ऊपर वाला 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और नीचे वाला 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ये नहीं समझ में आया सर, देखो डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं। डिग्री का मतलब खाली एंगल मापना नहीं होता है कि मैथ में 10 डिग्री झुका हुआ है, 20 डिग्री झुका हुआ है। डिग्री से हम बुखार भी तो मापते हैं, कितना बुखार है। डिग्री से हम एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी तो नापते हैं। डिग्री से आप कितना पढ़े लिखे हैं ये भी तो नापते हैं। यानी डिग्री का मतलब होता है एक्सटेंट, डिग्री का मतलब होता है अमाउंट, डिग्री का मतलब होता है किस हद तक, किस हद तक कोई चीज गर्म या ठंडा है, किस हद तक, उसका अमाउंट, संख्या कितना है, मात्रा कितना है। अब समझो एक बात को, हम कह रहे हैं कि जिस कार्बन से हैलोजन कनेक्ट रहता है इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। जिस कार्बन से हैलोजन कनेक्ट रहता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। तो यहां पे हैलोजन क्लोरीन इससे लगा है, और अल्फा कार्बन से जो कार्बन डायरेक्ट कनेक्ट रहता है इसको बीटा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, बीटा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन क्यों, क्योंकि हैलोजन जुड़ा है। बीटा क्यों, क्योंकि अल्फा से ये डायरेक्ट जुड़ा है। तो इस प्रकार यहां पर बीटा कार्बन की संख्या कितनी है, 2, और बीटा कार्बन की संख्या को ही डिग्री कहते हैं। डिग्री कैसे कहते हैं, डिग्री का मतलब क्या हुआ, डिग्री का मतलब हुआ नंबर ऑफ बीटा कार्बन, नंबर ऑफ बीटा कार्बन। बीटा कार्बन की संख्या कितनी है इसी को डिग्री कहते हैं। 2 डिग्री मतलब 2 बीटा कार्बन। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार यहां 1 नंबर वाला कार्बन अल्फा है और 2 नंबर वाला कार्बन बीटा है, तो 3 नंबर वाला सर गामा है। अल्फा से जुड़ा हुआ को बीटा, बीटा से जुड़ा हुआ को गामा, गामा से जुड़ा हुआ को डेल्टा। तो आपको देखना है बीटा कार्बन कितना है। तो आप यहां देखेंगे कि 1 बीटा कार्बन है, तो यहां बीटा कार्बन की संख्या 1 है, ये 1 लिखा हुआ है, 1 बीटा कार्बन, ठीक है। तो 1 बीटा कार्बन है, इसीलिए ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। यहां 2 बीटा कार्बन है, इसीलिए 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। और नोट, ध्यान देने वाली बात है, स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हेलोएल्केन रहेगा। अरे हेलोएल्केन को ही अल्काइल हैलाइड कहते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ हेलोएल्केन। चलो तुम जितना समझते हो उतना ही समझाते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ हेलोएल्केन, हेलोएल्केन। धीरे धीरे केमिस्ट्री सीखेंगे, एक ही दिन में तुम ऐसे थोड़े ना है कि एकदम शॉर्ट्स बना रहे हैं 2 मिनट में केमिस्ट्री क्लियर। धीरे धीरे वक्त लगता है, धीरे 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 धीरे। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ हेलोएल्केन, पता चला आया 5 मिनट देखा बोर लग रहा है, अरे कॉमेडी नाइट विद कपिल चल रहा है कि आपको इंटरटेनमेंट हम करने के लिए। जोकर तो हम यहाँ खड़े नहीं है, हम आपके सिलेबस को कवर कर रहे हैं। जोकर नहीं है कि हम यहाँ पे आके एक्टिंग करेंगे, आपको हंसाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप यहाँ पढ़ने बैठे हैं ना, तो आपका इंटेंशन एटीट्यूड लर्निंग वाला होना चाहिए। आप यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं, यूट्यूब खोल करके बैठे हैं। ये सबके बस की बात नहीं है इतना देर वीडियो देख लेना। गेम खेलने बोलो 8 घंटा खेल जाओगे, और पढ़ने के लिए बोला जाए तो तुम्हारे बस का नहीं है। शॉर्ट्स देखोगे, डांस करते हुए लोगों को देखोगे, कॉमेडी करते हुए देखोगे, है ना, फालतू का वल्गर चीज देखने बोलो तो तुम मजे ले लेके देखोगे। तो वो ठीक है, वो आप करो ना, वो आपका पर्सनल लाइफ है, उसमें मुझे कोई इंटरफेयर नहीं करना है। बट आप अपने करियर पे भी ध्यान दीजिए,
स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ हेलो एल्केन, एक मिनट, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ हेलो एल्केन, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? 3 डिग्री वाला जो रहेगा, 3 डिग्री हेलो एल्केन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद कौन स्टेबल होगा? 2 डिग्री वाला हेलो एल्केन ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री हेलो एल्केन। उसके बाद कौन स्टेबल होगा? 1 डिग्री वाला हेलो एल्केन सबसे कम स्टेबल होता है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर ऐसा क्यों सर, 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल क्यों होगा सर? तो ये भी, इसका रीजन भी पता होना चाहिए। कब तक रटते रहोगे, ये पता होना चाहिए ना। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो ये 2 डिग्री था, ये 1 डिग्री था, तो 2 डिग्री वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल है, 2 बीटा कार्बन वाला ज्यादा स्टेबल है। अब हम इसका रीजन समझाने जा रहे हैं, इसको नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। ये ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री क्यों होता है, ये समझो। रीजन समझिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर का रीजन समझिए। देखो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का मतलब समझिए, यहां पर CH3 है, CH3 है, CH3 है, और यहां पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड था। 2 डिग्री समझो, यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है, और यहां पर हाइड्रोजन है। इसको अलग से दिखाते हैं, ये 2 डिग्री है और 1 डिग्री समझते हैं। ये मान लीजिए C है, CH3, और यहां पर Cl है। अब समझो जरा, हम आपसे पूछते हैं, देखो ये आपको पता होना चाहिए कि जो CH3 ग्रुप होता है, पता नहीं आप लोग पढ़ के आए पीछे कि नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब पढ़े हैं। देखो CH3 ग्रुप जो होता है इज कॉल्ड प्लस आई ग्रुप। इसको क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड प्लस आई ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये जिसके साथ भी रहेगा उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, ये बिना मांगे इलेक्ट्रॉन देता है। अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। CH3 ग्रुप इज कॉल्ड प्लस आई ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब यहां समझिए, ये क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है, तो जब ये इस कार्बन से इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, मांग लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस बीच वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी कि नहीं कमी हो जाएगी? अरे इसका इलेक्ट्रॉन ये खींच लिया, ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो जब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इस सेंटर वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी कि नहीं कमी हो जाएगी? तो इस कमी को पूरा करने के लिए ये प्लस आई ग्रुप है, बिना मांगे इलेक्ट्रॉन देता है, ये बिना मांगे इलेक्ट्रॉन देता है, ये बिना मांगे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इस प्रकार ये कहेगा, अरे तुम रो क्यों रहा है, तेरा इलेक्ट्रॉन ले गया, मैं पापा हूं ना तुम्हारी मदद करने के लिए, मैं मम्मा हूं तुम्हारी मदद करने के लिए, अरे तुम्हारा बड़ा भाई खड़ा है, तुम चिंता क्यों करते हो? यानी इसके पापा भी हेल्प करेंगे, मम्मी भी हेल्प करेगी, भैया भी हेल्प करेंगे, सब कोई मदद करेंगे। तो इसका जो कमी है, इसका इलेक्ट्रॉन जो ले गया, इस कमी का आभास नहीं होने देंगे ये। इसी प्रकार से यहां पर देखो, यहां पर 2 ही लोग मदद करने वाला है। जब इसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन खींचेगा ना, तो इसको हेल्प करने के लिए 2 ही लोग हैं, खाली पापा और मम्मी। और यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन अगर कोई ले जाएगा ना, 1 डिग्री होना चाहिए, CH2 CH3, ये 1 डिग्री है ना। 1 कैसे डिसाइड किए सर आपकी 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री? देखो भाई, जो कार्बन, ये वाला कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है तो ये अल्फा हुआ, तो ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, 3 बीटा है, इसीलिए इसको 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कह रहे हैं। अरे 3 बीटा है ना, इसीलिए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कह रहे हैं। यहां पर देखो, ये अल्फा है तो ये बीटा और ये बीटा, ये कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया। तो यहां पर ये बर्थडे बॉय है, मान लो अल्फा वाला बर्थडे बॉय है, तो बर्थडे बॉय को बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पापा भी पैसा दे रहे हैं, मम्मी भी पैसा दे रही है। और यहां पर देखो, ये अल्फा है और ये बीटा है, यहां एक ही बीटा कार्बन है, खाली पापा पैसा दे रहे हैं। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्यों 1 डिग्री? क्योंकि यहां एक बीटा कार्बन है ना। यहां कितना बीटा कार्बन है? एक बीटा कार्बन है, एक अल्काइल ग्रुप है, एक ही अल्काइल ग्रुप है जो इसको हेल्प कर सकता है। यहां 2 अल्काइल ग्रुप है, यहां 3 अल्काइल ग्रुप है, और जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप रहेगा ना, वो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो कहने का मतलब है 1 2 3 में इसके पास पापा मम्मी भैया तीनों पैसा दे रहे हैं, पापा मम्मी पैसा दे रहे हैं, खाली पापा पैसा दे रहे हैं। तो बताइए ज्यादा मस्ती में जिंदगी किसकी कटेगी? जिसके तीनों पैसा दे रहे हैं वो वाला नहीं यार। इसीलिए कह रहे हैं कि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल रहता है। आप समझ में आया? रीजन समझा रहे हैं वाई 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज मोर स्टेबल। तो आंसर क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप।
क्या था क्वेश्चन समझो, ये था, ये समझो नोट। तो कभी भी 1 डिग्री और 2 डिग्री में हमेशा कोशिश कीजिएगा कि हाइड्रोजन को बीच वाले कार्बन पर जोड़कर 2 डिग्री बनाने का कोशिश करिएगा। अगर 3 डिग्री बन रहा है तो 3 डिग्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। खैर फिलहाल इसको ध्यान दीजिए, ये आपके डीपीपी में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी के साथ इस सेशन को हम लोग यहां क्लोज करेंगे। आज हम लोगों ने क्या सीखा है बच्चों, तो एल्केन का हैलोजिनेशन सीखा है। कल हम लोग एल्कीन का हैलोजिनेशन सीखेंगे। उसके बाद हैलोजन जोड़ना अभी सीख रहे हैं तो हैलोजन हटाना भी सीखेंगे। फिर चेन बढ़ाना सीखेंगे, चेन को छोटा करना सीखेंगे। सिंगल को डबल, डबल को ट्रिपल, ट्रिपल को डबल, डबल को सिंगल। 1 नंबर पे हैलोजन है उसको 2 नंबर पे ले जाएंगे, 2 नंबर पे हैलोजन है उसको 1 नंबर पे ले जाएंगे। अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, सब सीखेंगे। बहुत कुछ सीखेंगे इस चैप्टर में, मस्त चैप्टर है, बस बने रहिए साथ में। थैंक यू।